दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सबसे सुपर पावर देश कौन? अमेरिका। दुनिया का सबसे सुपर पावर ताकतवर देश कौन? अमेरिका। दुनिया के किसी भी कोने में चुटकी बजाते ही तबाही मचा देने वाला कौन? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। वो अमेरिका जिसके दरवाजे पर दुनिया के बड़े बड़े देश चौखट पर अपने नाक रगड़ते हैं। वो अमेरिका जिसके दर पर, जिसके दरबारी बनने के लिए लाइन लगी हुई है कई देशों की। वो अमेरिका जहां दुनिया के बड़े बड़े विश्वगुरु मत्था टेक कर बहुत ही फख्र महसूस करते हैं। उस अमेरिका के सबसे ताकतवर, सबसे महंगे, शक्तिशाली ड्रोन को यमन के हौती बागियों ने मारकर गिरा दिया है। कितना अजीब लगता है ना। इतना बड़ा सुपर पावर देश, इतने ताकतवर, जिसकी मशीनरी सिस्टम हो, उसको आजकल मार करके कोई भी गिरा दे रहा है। और ये वही लोग हैं हौती बागी जिन्होंने हमास और इजराइल की जंग में आम फलस्तीनियों के मारे जाने की वजह से इजराइल पर धावा बोला था। हालांकि वो हमला कामयाब नहीं रहा, लेकिन छुटपुट ये हमला कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अमेरिका के एक बड़े ड्रोन को, ताकतवर, महंगे, सबसे महंगे ड्रोन को, हजारों करोड़ की लागत वाला जो ड्रोन है, उसे मार गिराया है, उसके बाद अमेरिका बिल्कुल बौखला गया है। अब हालात ये हो गए हैं कि यमन में जो इंटरनेट है, उस इंटरनेट को ही ठप कर दिया गया है। किसने ठप किया, इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। इंटरनेट जो कंट्रोल है वो हौतियों के पास है, लेकिन सुबह से ही इंटरनेट बिल्कुल ठप है। और इंटरनेट ठप होने की वजह कौन है, क्यों है, कैसे इंटरनेट ठप हो गई, इस बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजा है कि हौती बागियों के जरिए जिस तरीके से अमेरिका के पावरफुल ड्रोन को मार गिराया गया, उससे यही सबक मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंटरनेट ब्लैकआउट के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। मतलब सोच लीजिए, एक छोटा सा संगठन अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हालांकि उसने तो पूरे देश पर ही कंट्रोल कर रखा है। राजधानी सना, जो यमन की राजधानी सना, उस पर ही उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, अपनी सरकार चला रहे हैं बाकायदा। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इन्हीं हौतियों के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब पहले ही मोर्चा खोले हुए हैं। अभी मामला थोड़ा शांत नजर आ रहा है, लेकिन इतने बड़े सुपर पावर देश अमेरिका के हथियारों की जब पूरी दुनिया में तूती बोलती है, जब पूरी दुनिया में उसके ड्रोन, उसके मिसाइल सिस्टम, उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलों की चर्चा होती है, तब ऐसे वक्त में अगर हौती बागियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया, वो भी कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है, वो रीपर ड्रोन है। इसे MQ-9 ड्रोन कहा जाता है। और ये MQ-9 वही ड्रोन है जिसको खरीदने के लिए हमारे मोदी जी बहुत बेताब नजर आते हैं। और हमारे मोदी जी भारत के लिए $3 अरब में अमेरिका से 31 रिपर ड्रोन खरीद रहे हैं। और ये वही रिपर ड्रोन है जिसको हौतियों ने भी मार गिराया है। तो ऐसे में सवाल है कि मोदी जी क्या ऐसे देश से ऐसा उसका रिपर ड्रोन लेना चाहते हैं जो हौतियों के निशाने पर है, जो हौतियों के जरिए मार गिराया जा रहा है? उससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से कैसे मुकाबला होगा, यह बात मोदी सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस अमेरिका पर वो इतनी आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, उसके अपने हथियार सही सलामत नहीं है। वो दूसरे देशों को बेचकर कैसे उन देशों की हिफाजत की गारंटी ले सकता है? इस बात को मोदी सरकार को सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमास और फलस्तीन की जारी जंग में हमास वालों को कुछ बिगड़ा या ना बिगड़ा, लेकिन इतना तो तय है कि जो सो कॉल्ड बंधकों को छुड़ाने का दावा इजराइल कर रहा है कि वो अपने बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं, और हमारे बंधकों को अगर हमास छोड़ दे तो हम ये जंग खत्म कर देंगे, जंगबंदी का ऐलान कर देंगे। हमास उनके बंधकों को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, इक्का दुक्का बंधकों को छोड़ रहा है, बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, लेकिन तमाम बंधकों को क्यों नहीं छोड़ रहा, इस बारे में भी हमास की तरफ से कोई पुख्ता बयान नहीं है। बस इतना कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमला हो रहा है, उन हमले में कैद किए गए बंदी भी मारे जा रहे हैं। यानी जो एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल की तरफ से गजा में जहां बंधकों को छुपा कर रखा गया था, उन बंधकों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। वहीं उसके साथ ही गाजा में मरने वालों की तादाद तकरीबन 11,000 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन गाजा में बमबारी की जा रही है, उस बमबारी में कम से कम 50% से ज्यादा मकान खत्म हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। सोचिए, जिस इलाके की लाखों की आबादी हो और वहां 50% आधी से ज्यादा आबादी के मकान, दुकान, सब कुछ खत्म हो गए हों, क्या वहां सिर्फ 11,000 लोगों की मौत हुई है? और अमेरिका कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि गाजा में इतने लोगों की मौत हुई है। इसी का नतीजा है कि अब अल जजीरा जैसे बहुत ही मशहूर क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मरने वालों के आंकड़े सही तरह से नहीं बताए जा रहे हैं, और बहुत लेट करके बताए जा रहे हैं, बहुत विलंब से बताए जा रहे हैं। वाकई मानना पड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक नतीजा हम आपको बता देते हैं यहां पे ये भी कि इजराइल गाजा पर 32 टन के करीब में वहां पर विस्फोटक गिरा चुका है। हालांकि पूरा कब्जा तो हो ही चुका है, पूरा कब्जा हो चुका है, और 50,000 की आबादी वहां से
दक्षिण की तरफ भेजी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये चले जाएं। वहां पर झंडा लहराया जा रहा है इजराइल का। हमास बंधक बनाए गए इजराइलियों का क्या कर रहा है, उनका अचार डाल रहा है, उनका शोरबा बना रहा है, क्या कर रहा है, इस बारे में हमास की तरफ से ढंग से कोई बयान नहीं आ रहा है। उन बंधकों को बनाकर उनकी खातिरदारी वो क्यों कर रहा है, यह बात भी हमास को बताना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फलस्तीन में लोग, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अनगिनत लोग जख्मी हैं। बिना पट्टी, बिना मरहम, बिना इंजेक्शन के उनका इलाज चल रहा है। एनेस्थीसिया भी खत्म हो चुकी है। चीनी और जो सिरका होता है उसको मिलाकर पट्टी लगाई जा रही है, क्योंकि अब दवाएं नहीं है। सोच लीजिए, हालात इस हद तक बद से बदतर है। जिस इलाके में 35 दिन से रोटी नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, उस इलाके के लोग कैसे सैकड़ों सैकड़ों टैंकर इजराइल के मारकर गिरा सकते हैं? यह सब सिर्फ झूठी अफवाह है जो हम आपको बताते जा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि ये झूठी अफवाहें हैं। अफवाहों में इतना यकीन मत करिए, क्योंकि भले ही 10, 20, 30, 50 टैंकर मार गिराए हों, 100-200 भी अगर जमीनी हमले में इजराइली मारे गए हों, तो उससे क्या हासिल हो रहा है? हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग जहां बहक हो चुके हैं। इनकी जिंदगी गारंटी कौन लेगा? वहीं बाबा बतौले की बात करना बहुत जरूरी है। बाबा बतौले उर्फ रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल अपनी भ्रामक फर्जी दावे के तहत हमारी जमीन का हिस्सा हथिया रहा है, हमारे जमीनों पर परमाणु हमले करने की धमकियां दे रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम तब तक सच बोलना बंद नहीं करेंगे जब तक कि तमाम फलस्तीनियों की जमीन, उनकी जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा तय नहीं हो जाती। अब इनसे पूछा जाना चाहिए एर्दोगान भैया से, ये बाबा बतौले हमें ये बताइए कि वो आप कह रहे हैं, लंबे लंबे डायलॉग छोड़ रहे हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, कर क्या लेंगे आप? अगर कुछ करना होता तो इन 35 दिनों में आप बहुत कुछ कर चुके होते। सिवाय लंबे लंबे भाषण देने के आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और फलस्तीनियों के मारे जाने की वजह आप जैसे देश भी हैं। और ये कह रहे हैं कि फलस्तीनियों की जब तक जमीन, उनकी जिंदगी, उनकी प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत तय नहीं हो जाता, तब तक हम सच बोलना बंद नहीं करेंगे। भैया, कौन सा सच? जो सच है वो हो चुका है, और सच यही है कि गाजा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और वहां अपना झंडा लहरा चुका है। और ये सच की दुहाई देने वाले रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्ला, यमन के हौती बागी, ये तमाम लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये कुछ करेंगे। करना होता तब तक कर चुके होते, बहुत पहले ही। हसन नसरुल्लाह टीवी पर आए शुक्रवार के दिन, यानी आज से एक हफ्ते पहले हसन नसरुल्लाह आकर के बहुत लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, बहुत प्रवचन दे रहे थे। हमारे पास हर विकल्प है, हम हर तरह से तैयार हैं। अगर आप हर तरह से तैयार होते और फलस्तीनियों की हिफाजत की बात अगर होती, फलस्तीनियों की जिंदगी को लेकर अगर 1% भी ये लोग संजीदा रहे होते, तो इनका आंकड़ा चंद 100 पार ना किया होता। आज 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, 11,000 का रेशियो पार कर चुका है। इनकी मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ साथ जितने भी लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले देश हैं, वो सब के सब जिम्मेदार है। यूएन जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, मानवाधिकार की बात करने वाले बड़े बड़े जो भाषण देते हैं, वो सब के सब जिम्मेदार है फलस्तीनियों की मौत के लिए। दुनिया के किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसी जगह से आप लड़ाई लीजिए तो आम नागरिकों को मारिए। आम नागरिकों को मारा जा रहा है, डंके की चोट पर इजराइल मार रहा है, हवाई बमबारी कर रहा है, जबकि उनका इजराइल पर किए गए हमले से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो पहले ही शक जाहिर कर चुके हैं कि इजराइल पर किया गया सो कॉल्ड हमला हमास और नेतन्याहू की आपसी सेटिंग के जरिए की गई। हमास ने बहुत बड़ी मदद पहुंचाई है इजराइल को, वरना बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कब की गिर गई होती। बेंजामिन नेतन्याहू अब तक के सबसे मोस्ट करप्ट पीपल माने जा रहे हैं, कि सबसे करप्ट जो है प्रधानमंत्री के तौर पर उनको गिना जा रहा है इजराइल में। उन पर कई मामले भी चल रहे हैं, और ऐसे में जो महीनों से आंदोलन हो रहा था इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन को महज 7 तारीख के एक हमले ने खत्म कर दिया। पूरे इजराइल में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और सब का सब इजराइल पूरा एक होकर के अब नरसंहार की तैयारी करने लगते हैं, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।